Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to explain you chapter number 1 class 10th history the rise of nationalism in Europe means यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से स्लोली जो नेशनलिज्म का आइडिया है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एमर्ज होकर आता है। देखिए कोई भी रेवोल्यूशन होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। तो पूरी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर वो क्या रीजन से थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और खुद को नेशन स्टेट बनाने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा सोशल डिवीजन था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो क्या कहता है कि मिड 18th सेंचुरी डिवाइडेड की जो 18th सेंचुरी थी, अगर सेंचुरी की हम बात करते हैं तो ये 17 के डिकेड्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या आया है 18th सेंचुरी आया। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कि सेंचुरी हुआ डिकेड से वन स्टेप अहेड होती है। ठीक, तो ये क्या कहता है कि मिड 18th सेंचुरी डिवाइडेड, वो डिवाइडेड हुई थी पूरा यूरोप कंट्री। मान लो अगर आप इसको यूरोप लेके चलते हैं ऐसे, ये यूरोप आप अगर लेके चलते हैं कॉन्टिनेंट पूरा, तो ये सारी डिवाइडेड थी पैच वर्क्स के अंदर। पैच वर्क मीन्स टू छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे डिचेस, कैंटन्स, इस तरीके से वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग उसमें डिवाइडेड थी। कोई पूरी 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री नाम की कोई चीज नहीं थी। लाइक आज के टाइम हम कहते हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, रशिया, इनका कोई नामो निशान नहीं थे। छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी, राज्यों में डिवाइडेड थी और इनके अपने वी कैन से मोनार्की सिस्टम होता था। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर ये सब क्लियर किया कि पूरे ही वर्ल्ड के अंदर पहले क्या होता था मोनार्की सिस्टम, जो डेमोक्रेसी का आइडिया, इक्वलिटी ऑफ राइट्स का आइडिया, ये सब हमें किससे मिला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि किंगडम, डिस्ट्रिक्ट्स और कैंटन्स के अंदर डिवाइड थी। और जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था, ईस्टर्न अगर बात करें तो इस डायरेक्शन ईस्टर्न यूरोप था, और जो सेंट्रल यूरोप था वो क्या कहता है ऑटोक्रेसी थी वहां पे। ऑटोक्रेसी मीन्स ऑटोक्रेसी मोनार्की सिस्टम, यू कैन से कि पूरी तरीके से मोनार्की सिस्टम था। अगर वेस्ट में बात करें तो छोटे छोटे राज्य होते थे और छोटे छोटे राज्यों के अपने मुखिया होते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी रूप से क्या था ऑटोक्रेसी थी। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वो भी यहाँ पे आता है, रशिया के इधर आता है, बेल्जियम वगैरह सारा इधर सेंट्रल एरिया के अंदर आता है। तो ऑटोक्रेसी थी और डाइवर्स पीपल थे। डाइवर्स पीपल मीन्स बिलोंग टू डिफरेंट लोकेलिटी, रीजन्स, एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस, इस तरीके से पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी। नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनकी जो एक कॉमन पहचान नहीं थी। लाइक आज के टाइम में अगर कोई रशिया से बिलोंग करता है तो क्या कहलाएगा रशियन, फ्रांस से बिलोंग करता है तो क्या कहलाएगा फ्रांसीसी। इस तरीके से कोई भी कॉमन आइडेंटिटी उनकी नहीं थी। जिस चीज से वो बंधे हुए थे वो क्या था, एक मोनार्की सिस्टम, राजा के लिए ही वो लायबल होते थे कि हाँ हम इस जगह पे रहते हैं और वो हमारा क्या है, राजा है। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी नहीं था कि पूरे एरिया को क्या किया जाए, एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। और दूसरा क्या था कि पूरे यूरोप के अंदर, ये मैंने आपको यूरोप का एक लेआउट दिया, रफ आइडिया दिया। इस पूरे यूरोप के अंदर तीन बड़े एम्पायर्स थे, 3 एम्पायर्स थे मेन। फर्स्ट क्या था, हैब्सबर्ग था, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस। हैब्सबर्ग में क्या था, रूल्ड ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये भी जगह के नाम है, आज के टाइम में ये डिफरेंट नेशन स्टेट हैं। तो पहले किसके अंडर आते थे, हैब्सबर्ग के अंडर आते थे। और ये पैच वर्क था। पैच वर्क मीन्स होता है कि लाइक आप कोई कपड़ा ले लेते हैं, एक प्लेन कपड़ा लिया और उस पर डिफरेंट कलर्स के या डिजाइन के आप छोटे छोटे टुकड़े लगा लेते हैं दूसरे क्लॉथ के, वो क्या कहलाते हैं, पैचेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैच वर्क टाइप था ये कि अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे इसके अंदर। और वो कौन कौन से थे पैच वर्क के अंदर, एल्पाइन रीजन्स थे, टेरोल था, ऑस्ट्रिया थी और बोहेमिया थी। तो ये बोहेमिया जो एरिया था इसके अंदर मेनली कौन से लोग थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे। और बाकी जो एरियाज ये बच गए ये अपने अपने एथनिक ग्रुप, अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज उनको फॉलो करते थे, अपने अपने डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम रिलीजन की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में मेनली क्रिश्चियन मिलते हैं। ठीक है,
लेकिन एथनिक ग्रुप उनके अलग थे। अब सेकंड जो एम्पायर था वो क्या था, हंगरी। देखिए यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि हैब्सबर्ग के अंडर ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। ऑस्ट्रिया का जो पेचवर्क था वो ये था, और हंगरी के अंडर कौन कौन से थे, लंबार्डी और वेनेशिया आते थे इसके अंडर। और इसमें यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज मेनली बोली जाती थी, मैगर लैंग्वेज मेनली बोली जाती थी। और अदर डायलेक्ट्स बाय हाफ पॉपुलेशन, जो आधी बची हुई पॉपुलेशन थी वो डायलेक्ट्स का यूज करते थे। डायलेक्ट्स क्या होते हैं कि किसी मेन लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को मिलाकर जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज उभर कर सामने आती है वो क्या कहलाती है, डायलेक्ट कहलाती है। लाइक अगर हम हरियाणवी की बात करते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज, इट्स अ डायलेक्ट। ये हिंदी से निकल के बनी हुई एक लैंग्वेज है, सो इट्स अ डायलेक्ट नॉट अ लैंग्वेज। तो ये हंगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, लैम्बार्डी और वेनेशिया। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशिया। ग्लेशिया के अंदर क्या आता था, एरिस्टोक्रेसी वहां पर थी, मीन्स वहां पे बहुत ही एरिस्टोक्रेसी होता है, संपन्न वर्ग से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो रिच कैटेगरी से स्टेटस से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का वहां पर ज्यादा राज था। और पोलिश लैंग्वेज वो बोलते थे। पोलिश लैंग्वेज मीन्स टू से लाइक जर्मनी एरिया का जो रीजन पड़ता था उसमें जर्मन, फ्रांस में जो रीजन पड़ता था फ्रेंच, इस तरीके से वो वहां की जो मेन लैंग्वेज होती थी वो पोलिश लैंग्वेज कहलाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदी आप कह सकते हैं कि यहाँ की पोलिश लैंग्वेज है, कि बहुत अच्छे से ये एक तरह से एजुकेटेड लैंग्वेज मानी जाएगी। तो ये इस तरीके से ये 3 एम्पायर्स थे मेनली, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे पूरे यूरोप के अंदर, और छोटे छोटे किंगडम्स, डचेज और कैंटन्स के अंदर भी 18वीं सेंचुरी के अंदर जो है पूरा यूरोप डिवाइडेड था। अभी क्या था कि पूरी इनकी अपनी कोई कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि हम इस स्टेट के हैं या ये हमारा रीजन है और वर्ल्ड लेवल पे हमें डिपिक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ डे टू डे लाइफ अपना अर्निंग में, अपनी एक्टिविटीज में सभी लोग लगे रहते थे। अब वो क्या कहता है, ओनली टाई बाइंडिंग वाज द कॉमन अलायंस टू द एम्परर। जो राजा होते थे या मुखिया होते थे, पूरी कम्युनिटी उसी से जुड़ी होती थी कि हाँ, मतलब इतने रियोर्स वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि 18वीं सेंचुरी तक इतने आइडियाज एमर्ज नहीं हुए थे, फिलोसफर्स ने अपना काम करना शुरू नहीं किया था। अब आगे चल के इन द एंड ऑफ 18th century, we can say in the last of 18th century and beginning of 19th century, हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी कि एक मिडिल क्लास एमर्ज होकर आई थी। मिडिल क्लास क्या थी, वो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन बनकर ओवरसीज जाते हैं ट्रेड के लिए, नई नई फिलोसफर्स के टच में वो आते हैं, उनको नॉलेज होता है क्योंकि वो मेनली एजुकेटेड कैटेगरी होती है सोसाइटी की, तो उनके अंदर अवेयरनेस आती है, जो कि ये आइडियाज लेकर आते हैं कि हमें खुद के लिए आवाज उठानी होगी। द सेम थिंग विल हैपन in these countries also. These are called countries also, but in the society of we can say middle 18th in the mid of 18th century in European countries. तो क्या कहता है कि पूरा यूरोप छोटे छोटे पैचेस में, किंगडम्स में, डचेस में डिवाइडेड था। कहीं पे ऑटोक्रेसी थी, कहीं पे एरिस्टोक्रेट्स का होल्ड था, और जो कॉमन लोग थे उनकी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं थी कि वो ये कह सके कि वी आर स्टूड इन यूनिटी। तो यहाँ पे वो किस चीज के लिए लायबल थे कि सिर्फ राजा के प्रति वो कहते थे कि हम उसके लिए वफादार हैं, ही इज आवर किंग, दिस इज आवर रीजन। तो अब क्या कहता है कि इन सब चीजों से क्वेश्चन उभरकर हमारे सामने आता है, व्हाई डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज। फिर जब ऐसे डिवाइड थी सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है या नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य बनाने का जो आइडिया, वो क्यों उभर कर सामने आया, अगर उनकी अपनी कोई कलेक्टिव पहचान भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी सोसाइटी में। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे। टिल देन कीप वाचिंग, एंड इफ यू आर न्यू फॉर ब्रिलियंट ब्रेन्स, काइंडली like, subscribe and share the channel and press the bell icon also, so that you can get notifications for the new video. Thank you.